नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर हम हाजिर हैं। खास इसलिए क्योंकि अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स और आपके साथ अगले 1 घंटे तक रहूंगी मैं जया सिन्हा और आंचल। शुक्रिया जया। तो हम जानेंगे खेल जगत, बिजनेस और साथ ही साथ जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ अहम कहानियों की बात। साथ ही 1 घंटे का पावर पैक शो है क्योंकि राष्ट्रपति का जो सर्बिया दौरा है उस पर हम बातचीत करेंगे। वहीं बालासोर को लेकर सीबीआई जांच कहां तक आगे पहुंची और किस तरह की गड़बड़ियों की आशंका जताई जा रही है उस पर भी हम करेंगे चर्चा। साथ ही WTC में भारत की जो बल्लेबाजी है और जो साथ ही साथ गेंदबाजी है उसको लेकर क्या कुछ कहना है भारतीय कप्तान का, इस पर भी होगी बातचीत। लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि हेडलाइंस पर। द्रौपदी मुर्मू की आज से 3 दिन की सर्बिया यात्रा। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से भी होगी मुलाकात। भारतीय समुदाय से भी करेंगी बातचीत राष्ट्रपति। बिम्स्टेक की 26वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र के विकास के लिए सक्षम वातावरण बनाने पर दिया जोर। कहा भारत की प्रतिबद्धता है। बिम्स्टेक फ्रेमवर्क समूह के नेताओं ने भी क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने का दोहराया संकल्प। सीबीआई की टीम ने रेल हादसे की जांच के लिए बालासोर में दुर्घटना स्थल का देर रात फिर किया दौरा। सभी पहलुओं की जांच में जुटे अधिकारी। हादसे में 288 हुए मरने वालों की संख्या। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री जारी करेंगे राज्यों के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक। G20 देशों के बीच गोवा में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के तरीकों पर हुई चर्चा। आज दूसरे दिन भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सहयोग बढ़ाने पर होगा जोर। आंदोलन कर रहे पहलवानों को खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिया फिर बातचीत का न्योता। देर रात ट्वीट कर कहा सरकार उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार। द ओवल में आज से शुरू होगा टेस्ट का बेस्ट बनने का घमासान। लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया के सामने होगी ऑस्ट्रेलिया की चुनौती। तो नया सवेरा में जान लेते हैं सबसे पहले देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो आज से 3 दिन की सर्बिया यात्रा पर हैं। भारत के किसी भी राष्ट्रपति का ये पहला सर्बिया दौरा है। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के निमंत्रण पर 9 जून तक सर्बिया की यात्रा पर राजधानी बेलग्रेड में राष्ट्रपति मुर्मू कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। उनके दौरे को लेकर क्या तैयारियां हैं और वो कौन कौन सी जगह जाएंगी, इस पर बेलग्रेड से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति अपनी 3 दिवसीय यात्रा की शुरुआत बेलग्रेड में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करेंगी, जो कि दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक और मित्रतापूर्ण संबंधों का एक प्रतीक है। भारत और सर्बिया के ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंधों और परस्पर सम्मान के संकेत के रूप में न्यू बेलग्रेड की 2 सड़कों का नाम महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा न्यू बेलग्रेड में सावा घाट पर उनके नाम पर बनी सड़क पर स्थित है। भारत के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान वर्ष 2007 में आधिकारिक तौर पर इसका अनावरण किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रथम विश्व युद्ध के अज्ञात नायक के स्मारक पर भी जाएंगी।
You can see the monument of the unknown hero. Here is the place. What's the name of Avala? For me, it's a beautiful place. How you see? You can see the whole Belgrade. It's the southeast side of the Belgrade. It's beautiful. You can only see it and the see how is the beautiful of the some nature of, you see a lot of people, a lot of children, a lot of tourists come here. It's one of the important things what you can see here in Serbia, in one of the best place. बेलग्रेड से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित माउंट अवाला पर स्थित है द मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरोज। भारत की राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान इस स्मारक को भी विजिट करेंगी और इसका निर्माण 1934-1938 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सर्बियाई सैनिकों की याद में बनाया गया था और यहाँ से बेलग्रेड का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। अवाला पर्वत की चोटी पर स्थित ग्रेनाइट का यह भव्य स्मारक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। अवाला पर अज्ञात नायक का पहला स्मारक 1922 में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा एक कब्र के स्थान पर बनाया गया था। बाद में 1938 में अज्ञात हीरो के लिए आधुनिक स्मारक बनाया गया। यहाँ से बेलग्रेड शहर और उसके आसपास का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। राष्ट्रपति की आगामी यात्रा को लेकर के न सिर्फ भारतीयों में बल्कि सर्बिया के लोगों में भी विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि जब पहली बार भारत का कोई राष्ट्रपति यहाँ पर यात्रा कर रहा है तो उसे देखते हुए यहाँ पे विभिन्न प्रकार की तैयारियां की गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि इससे हमारे जो ऐतिहासिक संबंध हैं उन्हें मजबूती मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक व्यापारिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, वहाँ पर सहयोग के दरवाजे और खुलेंगे। मैं मंजू मीना, कैमरा पर्सन एम ए खान के साथ दूरदर्शन के लिए बेलग्रेड, सर्बिया। और सर्बिया में ही भारत की राजदूत संजीव कोहली से डीडी न्यूज ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली सर्बिया यात्रा है और इससे दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलेगी। First time the Indian president is coming to Serbia and will be the first ever state visit of the head of state between the two nations. How important it is and how should this visit be viewed? As you rightly said, the visit is historic in itself. This is the first ever visit by an Indian head of state to Serbia. In fact, it's the first visit from either side at the level of head of state, because President Vučić, when he went to India in 2017, was the then Prime Minister. This visit would give a new boost to that historic relationship. And there are lots of new areas of cooperation that are coming up, especially in the field of trade and investment. We believe that the Indian economy is one of the best performing economies in the world, and its own region, Serbian economy, has been doing very well. So there are opportunities where our business people can collaborate for mutual benefit, especially in the area of agriculture, food processing, ICT. Defense cooperation is another area where both sides are keen to look at opportunities for collaboration. The President visit will be a business engagement, and in this regard a 20-member business delegation is coming from India to Serbia. So what will be the agenda of this meeting? Number one, I think first I would say that we are delighted that a business delegation is coming with the Honorable President. Individual business people have been coming here, but when you come with the head of state, it makes a different impact altogether. It sends a very strong signal that we want to expand our economic relationship. Another thing which has been limiting the level of trade and investment between the countries has been the lack of contacts between the business people both sides. Business people need to meet to find out opportunities in each other's country and to see how they can collaborate. तो सर्बिया से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने सूरीनाम का राजकीय दौरा किया और दोनों देशों के आपसी हितों से जुड़े विषयों को और मजबूती दी। अपने तीसरे और आखिरी दिन सूरीनाम दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आर्य दिवाकर मंदिर गईं। इस मंदिर की स्थापना 1929 में की गई थी। ये मंदिर सूरीनाम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संचालित करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने सूरीनाम के विष्णु मंदिर जाकर दर्शन किए।
सूरीनाम में आर्य दिवाकर और विष्णु मंदिर के दर्शन किए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने मेरियनबर्ग में 1902 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मेरियनबर्ग के गैवलिन हाल्डन स्मारक को 1902 के मेरियनबर्ग की शहीदी की याद में 2006 में बनाया गया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम की अपनी यात्रा के अंतिम दिन भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे पर 2 मिनट का मौन रखा और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि सूरीनाम में प्रवासी भारतीय देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जब मैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर में भारतीय आगमन की 150 वर्ष पूरी होने का समारोह में शामिल हुई तो मैं ये देखकर मंत्रमुग्ध हो गई कि कैसे सूरीनाम ने अपनी संस्कृति, परंपरा और भाषा को 150 वर्ष तक जीवित रखा है। सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ को संयुक्त रूप से मानने के लिए यहाँ होने मेरे लिए और मेरे प्रतिनिधि मंडल के लिए बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है। सूरीनाम में प्रवासी भारतीयों देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने लगभग सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट। सीबीआई की टीम ने रेल हादसे की जांच के लिए बालासोर में दुर्घटना स्थल का एक बार फिर दौरा किया। इससे पहले सीबीआई की टीम ने कल सुबह भी घटनास्थल का दौरा किया था। सीबीआई ने हादसे में कई एफआईआर भी दर्ज की। वहीं घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 हो चुकी है और 205 मृतकों की शनाख्त का काम भी पूरा हो चुका है। इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी हम ये देना चाहते हैं कि एम्स अब एकमात्र अस्पताल है जहां दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव रखे गए हैं और उनकी शिनाख्त भी परिजन वहीं कर सकते हैं। उन्हें किसी और अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल 200 घायलों का इलाज जारी है। रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई दुर्घटना की परिस्थितियों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जांच कर रही है। दूसरी तरफ कमिश्नर रेल सुरक्षा भी अपना काम कर रहे हैं और हादसे के सबूत एकत्रित कर रहे हैं। रेलवे ने ओडिशा ट्रेन हादसे में ड्राइवर की गलती और सिस्टम की खराबी की संभावना से इंकार करते हुए संभावित तोड़फोड़ और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ के संकेत दिए हैं। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बालासोर से अभिषेक सिंह जुड़े। अभिषेक, लगातार एक बात जो कहीं ना कहीं बहुत खलिश पैदा कर रही है वो ये है कि किसी भी गड़बड़ी से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए सीबीआई को जांच सौंपी गई है। और ऐसे में जो खुर्दा के डीआरएम हैं उनका ये मानना कि फिजिकल टैंपरिंग के बगैर इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता, इसी बात की तस्दीक करता है। बिल्कुल अचल, देखिए जिस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग सिस्टम है, हालांकि इसके लिए कल एक बड़ी बैठक भी थी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में, और जितने भी जोन थे उनके जीएम और जो डीआरएम है उनके साथ ही बात की गई कि पूरे देश के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग सिस्टम है इन सब की जो है पूरी तरीके से फिर से रूपरेखा तैयार की जाए और फिर से इसको एक बार देखा जाए कि इसमें इसका जो है आगे इस पे किस तरीके से इस तरह की कोई परेशानी ना हो। दूसरी बड़ी बात जो सामने बात निकल के आ रही है वो ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग सिस्टम है ये 2 तरीके से काम करता है। जो रिले, जो एक बिल्डिंग देखते हैं आप बाहर में, जहाँ स्टेशन के बाहर जहाँ पर कि आप
पहले आपने देखा होगा कि पहले उसमें हरी झंडी दिखाई जाती थी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए, अब उसके जगह पे सिग्नलिंग सिस्टम काम करता है। और वही वहां पर जो है ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरीके होते हैं रेलवे के पास। जो पुराना तरीका है रेलवे का वो भी होता है, और ऑटोमेटिक जो है उससे स्विच शिफ्ट किया जाता है, और वो स्विच करने के बाद वो गाड़ी जो है वो अपना रूट चेंज करती है, यानी कि पटरियों से दूसरी पटरियों पे शिफ्ट होती है। अगर ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ जो है अगर उसको स्विच नहीं भी किया गया तो मैनुअली उसे किया जाता है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब उस जगह पे जिनकी ड्यूटी है और उसके बाद भी इस तरीके का ये चीज होता है, तो एक बड़ी इसके पीछे वजह हो कही जा सकती है कि आप नॉर्मली रूट चेंज नहीं करती, क्योंकि ये बहुत ही ऑटोमेटिक सिस्टम से आज की तकनीक जो है वो काम करती है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम को क्या प्रेस नहीं किया गया, पहली चीज ये, या ऑटोमेटिक सिस्टम को इस बटन को पुश नहीं किया गया, या फिर जानबूझ के इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रखा गया कि ट्रेन उसी लूप पे चली जाए। जांच का विषय है, सीबीआई जांच कर रही है, रेलवे भी अपनी जांच कर रही है, सीआरएस की जो टीम है वो भी इसकी अपनी जांच कर रही है, अलग इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी जांच कर रही है। लेकिन जो जिस तरीके से ट्रेन 128 किलोमीटर की रफ्तार पे और रोजाना वो ट्रेन जा रही है, और दूसरी तरफ से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भी आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की लापरवाही आमतौर पर तकनीकी तौर पर देखने को नहीं मिलता है कि इस तरह की कोई लापरवाही है, क्योंकि सिस्टम इतना अपग्रेड हो चुका है आज के डेट में रेलवे का कि इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो किसी न किसी तरीके का जो बात किया जा रहा है, और जो आईसीएफ के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जो जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन बनाया है, सुधांशु मनी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने भी एक ब्लॉग में लिखा है कि ये इस ट्रेन के कॉन्फ़िगरेशन, सिग्नल कॉन्फ़िगरेशन के साथ बिना छेड़छाड़ के इस तरह की चीजें नहीं हो सकती है। फॉर्मर जीएम है वो, और आप समझ सकते हैं वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनाने वाले हैं वो, जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन बनाया है। ट्रेन 18 सेट जिसकी उन्होंने आधारशिला रखी और पूरा ट्रेन को कंप्लीट किया उसकी पूरी डिजाइनिंग से, उनका भी यही कहना है कि बिना छेड़छाड़ के, बिना यानी कि सबोटाज का कहीं ना कहीं इसमें एक एंगल दिख रहा है। हालांकि अभी तकनीकी जांच जो है वो जारी है। साथ साथ अभी फिलहाल पूरे देश के अंदर जितने सिग्नलिंग सिस्टम है उनको और दुरुस्त करने की तैयारी की, इस तरह का फर्दर किसी तरह का छेड़छाड़ न किया जाए। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर हमने देखा कि लगातार जो है सीबीआई की टीम वहां पर घटनास्थल का दौरा कर रही है, महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटा रही है, फॉरेंसिक टीम भी वहां मौजूद है, और यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि जो पूरा दुर्घटना स्थल है उससे किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो साक्ष्य जुटाने के लिहाज से। इस तरह से कल लगातार अपील भी की जा रही थी मीडिया से भी दूर रहने की, और साथ ही साथ इस पूरे यहाँ पर जब अगर हम बात करें तो एक अफवाहों का जो दौर चला है इस पूरी घटना को लेकर, किस तरह से उस पर नकेल कसने की भी यहाँ पर कोशिश है। बिल्कुल, देखिए अफवाह जब से ये रेल हादसा हुआ है उसके बाद से लगातार जो अफवाह है वो पूरे देश में देखी जा सकती है। पुरानी जो वीडियोस हैं उसको निकाल करके जो है वायरल किया जा रहा है। साथ साथ आप देखेंगे कि जो पत्रकार है या जो स्थानीय लोग हैं, चूंकि अब सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है, रेलवे अपनी जांच करे, तो ऐसे में साक्ष्य जुटाने में, उनको एकत्रित करने में थोड़ा समय लगता है, और वो बिल्कुल उसके लिए जो है आपको स्पेस चाहिए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो है कई मलबे बिखरे पड़े हैं। अभी अप एंड डाउन लाइन तो शुरू हो गया, लेकिन कई जो चीजें हैं उनको तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर, तो ऐसे में तमाम जो वहां पे लोग हैं उनको वहां पे आने से प्रतिबंधित किया गया है, और मीडिया को भी कहा गया है कि आप इस तरीके से अगर करेंगे तो इसमें जांच में बाधा होगी, तो मीडिया को भी वहां से हटने के लिए कहा गया है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मीडिया आज के डेट में जिसके हाथ में मोबाइल है वही मीडिया है, तो लोग जो है अपने अपने तरीके से जाकर वीडियो बनाते हैं और उस भ्रामक जो है खबर फैलाते हैं। लोगों को क्या कौन सी ट्रेन, कई मीडिया वालों को तो ये भी जानकारी नहीं है कि कौन सी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, बस एक्सीडेंट का उन्हें अपने जो है मोबाइल पर वीडियो वायरल करना है। तो इन चीजों से परहेज करने के लिए रेलवे ने भी आदेश जारी किया, रेलवे ने अपील भी की है पूरे देश भर में सभी लोगों से, खासतौर पर जो स्थानीय मीडिया उनको, कि आप जो है इन चीजों से बचें और जो निष्पक्ष जांच है उसको सुचारू रूप से जारी रखने दिया जाए। साथ साथ जो मृतक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो मृतकों का आंकड़ा है जया, उनको जो है, चूंकि देखिए शव को अब तकरीबन 2 से 3 दिन का समय गुजर चुका है, और ऐसे में जो है वो बॉडी जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, तो उनको जो एक बड़ा अस्पताल है एम्स में उसे रखा गया ताकि वो सुरक्षित रहे, और जब उनके परिजन आए तो उसको जांच कर सके। तो इसलिए जो एम्स है भुवनेश्वर का, उसके अंदर जो अभी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज है उनको वहां पर रखा गया है, और लोगों से अपील की गई है। कल भी भारतीय रेलवे ने पूरे देश के अंदर ये अपील जारी की
कि आप जो है अपने अपने सभी जो भी बड़े मीडिया हाउस है वो इस चीज को और भी प्रसारित करें कि जो भी जिनके लोग मिसिंग है वो लोग यहाँ पहुंचे, एम्स पहुंचे और ये करें। साथ साथ 139 एक ऐसा नंबर इन्होंने शुरू किया है जिसमें से पहले एसएमएस और कॉल के जरिए पीएनआर नंबर या ट्रेन की स्टेटस जानते थे। अगर किसी को नहीं है तो 139 पे भी कॉल कर सकता है और वहां से रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी, तकरीबन 50 से ज्यादा अधिकारी बैठे, जो कि आपको आपका पूरा डिटेल्स लेंगे और उन जो लोग वहां पर हैं उनकी डिटेल्स आपसे साझा करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके कोई परिजन उसमें वहां पे डेड बॉडी है तो उनको भी वहां पहुंचाने का, उनको पूरी जानकारी देने की व्यवस्था है। अभिषेक, एक छोटी सी जानकारी और चाहेंगे आपसे कि ये सीबीआई की जांच जिस गति से आगे बढ़ रही है, कितने दिनों का टाइम फ्रेम दिया गया है इस हादसे की रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए? बिल्कुल आंचल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इतना बड़ा भीषण हादसा है और सभी लोग जानना चाहते हैं कि जो भी इसके पीछे के तथ्य हैं वो सामने आए, जो भी इसमें दोषी है वो उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और इसको लेकर के आप समझ सकते हैं सीआरएस यानी कि रेलवे के जो कमिश्नर ऑफ सेफ्टी है वो जो है वो तो इंक्वायरी कर ही लेते, लेकिन तुरंत में जो है इतनी बड़ी घटना को देखते हुए और इसके पीछे किसी न किसी तरीके से कहीं अगर कोई सबोटाज का मैटर उसको लेकर सीबीआई को इसे हैंड ओवर किया गया। सीबीआई भी आप ये देखिए कि रिकमेंडेशन के 24 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाती है और उसके बाद जो अपना जांच का काम जो है शुरू कर देती है। फॉरेंसिक की जो टीमें हैं वो वहां पहुंच जाती है, फॉरेंसिक की टीम वहां पे जांच शुरू कर देती है। रेलवे की ओर से जो रेलवे की जो इंक्वायरी है वो भी वहां पे साथ साथ जारी है और तमाम जो कोऑर्डिनेशन है इन तीनों के बीच में वो ग्राउंड जीरो पर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो आप ये उम्मीद जता सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां पर बातचीत में कहा था कि इस पूरी घटना की जल्द से जल्द जो है इसके पीछे जो तथ्य है उनको सामने लाया जाएगा, जो दोषी है उन पे कार्रवाई की जाएगी और रेल मंत्री भी लगातार उसके बाद वहां डटे रहे। और आप देखिए कि अब जब सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो चुकी है तो अब जो तथ्य, ये जो साक्ष्य जो जुटाए जा रहे हैं या आज भी जो इस तरीके से वहां पर देखा जाए, क्योंकि काफी बड़ा एरिया में फैला हुआ चीज है, इसमें थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन जब ये पूरा इस घटना स्थल का हो जाएगा उसके बाद की जो कार्रवाई होगी तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे और उनको सजा मिलेगी। और इसी उम्मीद के साथ अभिषेक इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो यहाँ पे तमाम सुरक्षा एजेंसी लगी और एक बार फिर यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो भी परिजन इस वक्त अगर कुछ तरह से परेशान भी हैं तो सिर्फ एम्स अस्पताल है जहां पर अगर आप जो जिनकी शवों की शिनाख्त नहीं हुई है वो वहां पर जो अपने परिजनों को ढूंढना चाहते हैं और 139 पर आप फोन करके वहां पर अपनी जानकारी वो आप जो चाहते हैं वो आपसे साझा की जाएगी। रेलवे डेस्क के लोग वहां मौजूद हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप 139 पर कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, नया सवेरा में समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। बिम्स्टेक की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर समूह के नेताओं ने संदेश जारी किया है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक समूह के नेताओं ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिम्स्टेक समूह क्षेत्रीय विकास के लिए भारत की वचनबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि बिम्स्टेक फ्रेमवर्क भारत की प्रतिबद्धता है। इसके अंतर्गत समानता और मित्रता की भावना और संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। उन्होंने कहा कि समुद्री सहयोग समझौते के वर्तमान प्रयास और पूरे क्षेत्र में मोटर वाहनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता हमारी सामूहिक सुरक्षा, कनेक्टिविटी और समृद्धि के लिए बंगाल की खाड़ी के महत्व को स्पष्ट करता है। 1997 में स्थापित बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका,
म्यांमार और थाईलैंड सहित 7 सदस्य देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय ढाका में है। जर्मनी के रक्षा मंत्री भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। बोरिस पिस्टोरियस आज मुंबई जाएंगे, जहां वो वेस्टर्न नेवल कमांड और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का दौरा कर सकते हैं। इससे पहले कल द्विपक्षीय बैठक में भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीके खोजने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक में दोनों देशों के नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों और साझा प्राथमिकताओं पर भी विचार विमर्श किया। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र की मिसाल है। दुनिया भारत की तारीफ कर रही है, लेकिन राहुल गांधी अपने ही देश के बारे में विदेशी धरती पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने भी इस बारे में तस्दीक की है, बताया है, कहा है, लेकिन दुख की बात यह है और बेशर्मी की हद है कि राहुल गांधी जी जो इस देश के नागरिक हैं, उसके बावजूद पूरे दुनिया में प्रशंसा की जाती है हमारी डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में। उस देश के नागरिक होने के बावजूद अपने ही देश के बारे में गलत बयानी से काम विदेशी धरती पे कर रहे हैं और उस चीज को बहुत करारा जवाब जो है व्हाइट हाउस की तरफ से आ गया। उन्हें अपने गरिमा में झांक के देखना पड़ेगा कि क्या मैं देश को बदनाम करने का ठेका लेकर रखा है। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनीज की बाइक सर्विस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार की अर्जी पर यह सुनवाई हो रही है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने बाइक सर्विस पर रोक लगाने वाली दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाई थी, जिसके बाद सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली परिवहन विभाग ने उबर, ओला और रैपिडो जैसे राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म द्वारा बाइक टैक्सी सेवाओं को चलाना बंद करने का निर्देश जारी किया था। हाईकोर्ट ने इसी आदेश पर रोक लगाई है। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है और दुनिया भर में सालाना 10 में से 1 व्यक्ति खाद्य जनित बीमारियों से प्रभावित होता है। इसलिए लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड एंड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का मकसद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल इस खास दिन के लिए एक थीम तय करता है। इस साल यानी साल 2023 के लिए थीम है खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। आज इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राज्यों के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा के 5 मानदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करता है। इसकी शुरुआत 2018 और 19 से देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से की गई थी। फाइनेंस जैसे बेहद अहम विषय पर इस समय गोवा में G20 देशों के बीच चर्चा हो रही है। पणजी में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय वित्त कार्य समूह की इस बैठक में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने और वैश्विक ऋण कमजोरियों के प्रबंधन पर विचार विमर्श किया गया, जो कि अधिक स्थिर और लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सहयोगी प्रयास पर जोर देने जैसा है। बैठक में सदस्य देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आज भी ये सभी प्रतिनिधि वैश्विक वित्त अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सहयोग बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। और पणजी से श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। गोवा में G20 की जारी इस बैठक पर और जानकारी लेते हैं। श्यामा, किस तरह से जो वैश्विक वित्तीय सुरक्षा है और जो मौजूदा परिवेश है इस वक्त, किस लिहाज से ये बैठक एक कंसेंसस या एक भविष्य का रोड मैप पर काम करती नजर आ रही है?
देखिए जया, जो इसमें प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सीधे जो वित्त मंत्री होते हैं या सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होते हैं उनकी मीटिंग में जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। जो पहला दिन था वहां पर 3 मुख्य जो प्रायोरिटी एरियाज थी उन पर चर्चा चली और काफी ज्यादा अहम चर्चा चली, क्योंकि जिस तरीके से हम परिस्थिति देख रहे हैं, आप श्रीलंका की बात कर लीजिए या अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर लीजिए, जाम्बिया फॉर एग्जाम्पल, या घाना की बात कर लीजिए, ये सारे जो देश हैं जिन्होंने ऋण लिए हुए हैं लेकिन वो चुका नहीं पाए हैं। तो ऐसा बताया जा रहा था कि 60% से ज्यादा जो लो इनकम वाले देश हैं या पुअर देश हैं, उन्होंने अपने लोन्स डिफॉल्ट किए हुए हैं और जरूरी है ये कि आप जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है उस नेटवर्क को आप स्ट्रांग करें। ये इन सारी चीजों पर चर्चा हुई है और साथ ही ये भी बात निकली कि जो ऑलरेडी हम एग्जिस्टिंग एक तरीके से हमारे पास में रोड मैप बना हुआ है, आप उसका एग्जीक्यूशन जल्द से जल्द करें, उसके ऊपर एक्शन जल्दी लें, क्योंकि जो ये सारे जो देश हैं, गरीब देश हैं, वो आपके पैसे जिनसे भी वो लेते हैं, क्रेडिटर्स से लेते हैं, प्राइवेट क्रेडिटर्स से या जिनसे भी लेते हैं, वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। तो ऐसे में पैसा तो वेस्ट होता ही है, बल्कि साथ ही इन देशों का जो विकास है वो भी नहीं हो पाता है और ये अन्य देशों पर भी एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है या उनके ऊपर में भी ये असर डालता है। तो अहम ये बात है कि आप साथ में सबको लेके चलें, क्योंकि अगर आपको SDGs हासिल करना है तो ऐसे जो बाधाएं आती हैं उनसे ओवरकम जरूर करना पड़ेगा। इसके अलावा जिस तरीके से जब हम बात करते हैं पैसा देने की IMF के थ्रू, तो वो कैसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स को आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं देशों के हिसाब से, उनकी क्या जरूरतें हैं, आप जो वापस पैसा देने का समय है उसे कस्टमाइज कर सकते हैं देश के हिसाब से। इन सब चीजों पर भी चर्चा चली है। आज 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। एक सबसे पहली बात है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स है, जो उनके ऊपर उन्हें कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, साथ ही सस्टेनेबल कैपिटल इनफ्लोज उन्हें कैसे मजबूत किया जाए, और साथ ही हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने CBDCs जारी किए थे। तो ऐसे ही CBDCs को असेस करके कि उनके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे पूरे विश्व में, जहां पर भी CBDCs हैं उनके ऊपर में भी एक चर्चा होगी। तो ये होगा एक पूरे दिन का एक तरीके से कह सकते हैं इनके ऊपर 3 विषयों पर चर्चा होगी। श्यामा, और डिजिटल इंटरफेस को कैसे यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, खासतौर पर जिन देशों का जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट्स पर फोकस किया जा रहा है, उसको लेकर किस तरह का रोड मैप तैयार किया जाएगा इस बैठक में? देखिए आंचल, रोड मैप अगर हम बात करते हैं तो भारत से अच्छा उदाहरण कोई नहीं है, क्योंकि भारत इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ में, आप UPI की बात कर लीजिए या जैम ट्रिनिटी की बात कर लीजिए, बहुत एक अच्छा भारत ने एक काम किया हुआ है पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मजबूती प्रदान करने में। और यही सारे जो एग्जाम्पल्स हमने सेट किए हैं, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो पूरे विश्व के सामने या G20 मेंबर कंट्रीज, इन्वाइटेड कंट्रीज के सामने पेश किए जा रहे हैं। और ये तीसरी मीटिंग है, तो जाहिर सी बात है पहले 2 मीटिंग में भी इन सब चीजों पर बात हुई है। ऐसे में बताया गया है न सिर्फ विकासशील देश बल्कि डेवलप्ड नेशंस ने भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है कि किस तरीके से भारत ने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है और क्या वो अपने देश में इसे अपना सकते हैं। क्योंकि आप देखें तो न सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, बल्कि आप साइबर फ्रॉड को भी एक तरीके से डील करते हैं, आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में। सीनियर सिटीजन्स या जो अभी जिनके हाथों में फोन आया हुआ है वो जनरेशन काफी ज्यादा एक तरीके से फ्रॉड्स के तहत में एक वो गैम्बिट में आ जाते हैं कि वो ज्यादा असर हो सकता है उनके ऊपर में। तो अवेयरनेस क्रिएट करना सेंट्रल बैंक की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, ये सब काफी अहम हो जाता है। और इन्हीं सब चीजों पर चर्चा होगी कि किस तरीके से आप फ्यूचर मैकेनिज्म को अपना सकते हैं, लागू कर सकते हैं सभी देशों पर, ताकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हो सके। बिल्कुल, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, तमाम जानकारी को हमसे पणजी से साझा करने के लिए। तो किस तरह से जब हम डिजिटल इंटरफेस को मजबूत करने का जिक्र करते हैं, उस लिहाज से जो बैठक चल रही काफ़ी है। मैं और आइए अब देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक सड़क हादसे में 10 लोग घायल। ये हादसा तब हुआ जब सड़क किनारे खड़ी पिकअप से दूसरा वाहन टकरा गया। घायलों में 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। राजस्थान के बीकानेर जिले में कल रात 11:30 बजे के आसपास भूकंप के झटके किए गए महसूस। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता
3 मापी गई। भूकंप का केंद्र बीकानेर से 685 किलोमीटर पश्चिम में और 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल भूकंप से जान माल के नुकसान की सूचना नहीं। कश्मीर 15 कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला ने कहा है कि घाटी की स्थिति अभी अच्छी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष घुसपैठ की घटना नहीं हुई है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि साल के बाकी दिनों में भी ऐसा ना हो। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ने कहा कि अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। और रूस की सेनाओं ने यूक्रेन के सबसे बड़े बांध को भी तबाह कर दिया है। दक्षिणी यूक्रेन में स्थित नोवा खवोवका बांध में मंगलवार को ब्लास्ट हुआ और चारों तरफ पानी तबाही बनकर फैलने लगा। यूक्रेन की सेना की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है। अक्टूबर 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी इस बात की आशंका जताई थी कि रूस इस बांध में ब्लास्ट करने की साजिश कर रहा है। ये बांध खेरसान क्षेत्र के उस हिस्से में आता है जिस पर रूस का नियंत्रण है। हालांकि इस क्षेत्र के मेयर, जिन्हें रूस ने ही नियुक्त किया है, उन्होंने इसे एक आतंकी कृत्य करार दिया है। नोवा खकोवका बांध के तबाह होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट में रूसी आतंकवादी करार देते हुए कहा कि खकोवका बांध का विनाश पूरी दुनिया के लिए केवल ये पुष्टि करता है कि उन्हें यूक्रेन की जमीन के हर कोने से बाहर निकाला जाएगा। उनके लिए 1 मीटर भी जमीन नहीं छोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि वो हर मीटर का इस्तेमाल आतंक के लिए करते हैं। बांध की मदद से ही खकोवका हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली पहुंचती है। बांध के खत्म होने से यूक्रेन की चल रही ऊर्जा समस्याओं में और इजाफा होगा। साथ ही ये नहर सिस्टम को भी खत्म कर सकता है। क्रीमिया सहित दक्षिणी यूक्रेन के अधिकांश हिस्से तक पानी पहुंचाती है। और आइए अब बात करते हैं कारोबार जगत की। कारोबार जगत की खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक मुंबई में चल रही है। कल की जाएगी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। 18 महीने तक मुद्रास्फीति आई है 5% से नीचे। उत्तराखंड में जड़ी बूटी के क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए इसके विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश किए गए जारी। राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। माइक्रोसॉफ्ट को गोपनीयता का उल्लंघन करने के आरोप में देना होगा $2 करोड़ का जुर्माना। एक्सबॉक्स गेमिंग सिस्टम में साइन अप करने वाले बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करने पर यूएस फेडरल ट्रैक कमीशन ने लगाया जुर्माना। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था के 2030 तक 6 गुना वृद्धि के साथ $1 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने की संभावना। गूगल, टेमासेक और बेन एंड कंपनी ने संयुक्त रूप से जारी की इससे जुड़ी रिपोर्ट। और यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका वार्तावली। न त्वमहं कामये राज्यम न मोक्षं न पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्ति नाशनम। प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और विरासत के साथ आधुनिकता का अनूठा संगम। गणपतये नमः। करंट अफेयर्स, खेलकूद,
विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात, और लोकप्रिय फिल्मी गीत संस्कृत में। और ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। अब देख रहे हैं खबरें खेल जगत से। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार पहलवानों के मुद्दों पर उनके साथ बातचीत करना चाहती है। देर रात एक ट्वीट में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने एक बार फिर से पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया और सरकार पहलवानों के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवल में शुरू होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की आइए अब बात करते हैं। और यहां पर आपको बताएं कि विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें ओवल में लगातार प्रैक्टिस के दौर से गुजर रही है। इस मैच से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि जो टीम प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल करेगी उसका वर्चस्व ओवल में नजर आ सकता है। WTC की लड़ाई अब फाइनल पर आई। एक तरफ टेस्ट की नंबर 1 टीम भारत तो दूसरी तरफ नंबर 2 टीम ऑस्ट्रेलिया। दोनों टीमों के बीच खिताबी लड़ाई के केंद्र के रूप में होगा द ओवल का मैदान, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही जूझती नजर आई हैं। पहले टीम इंडिया की बात करें तो टीम का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का सफर बेहद रोमांचक रहा है, जहां केवल कप्तान ही नहीं बदले बल्कि हालात भी बदलते रहे। बहरहाल अब टीम जिस कॉम्बिनेशन के साथ है उसी के साथ खिताबी लड़ाई को फतह करना चाहेगी। टीम के पास रोहित शर्मा जैसा बेहतरीन कप्तान है। हालांकि मौजूदा समय में वे टेस्ट में रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। शुभमन गिल भरोसेमंद दिखते हैं, लेकिन टेस्ट में इंग्लिश सरजमी पर उन्हें अभी खुद को साबित करना बाकी है। चेतेश्वर पुजारा ने काउंटी में रन बरसाए हैं। ऐसे में ओवल में वे बड़ी उम्मीद के तौर पर सामने होंगे, जबकि विराट कोहली खुद को कंडीशंस के हिसाब से ढाल लेते हैं, जो विरोधियों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। ओवल्स की कंडीशंस को देखते हुए वैसे भी टीम इंडिया 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतर सकती है। दरअसल ओवल की पिच बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के मुफीद रह सकती है। We know what is at stake and we need to focus on that. And that is what the team is going to do. Whoever uses the conditions really well probably will win the game. As simple as that. And also handling the pressure during the course of this 5 days, because there will be times where the teams will be under pressure in these 5 days. So you just got to adapt and handle that pressure really well to come out on top. उधर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पैट कमिंस की कप्तानी में टीम इतिहास रचने के लिए बेताब है। इस टीम के पास स्टीवन स्मिथ जैसा बेहतरीन बल्लेबाज है, तो वहीं कैमरन ग्रीन के रूप में शानदार ऑलराउंडर भी। वहीं उस्मान ख्वाजा और मार्नस लबुशाने टीम की ताकत में इजाफा करते हैं। गेंदबाजी में मिशेल स्टार्क और खुद कप्तान पैट कमिंस हैं। कीर्तिमानों की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 106 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 44 और 32 में भारत ने बाजी मारी है। वहीं 29 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए हैं और 1 टाई रहा है। द ओवल के मैदान पर इन दोनों ही टीमों के रिकॉर्ड को देखें तो भारत ने इस मैदान पर 14 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से टीम को केवल 2 में जीत हासिल हुई है। वहीं 5 में उसे हार झेलनी पड़ी है और 7 मुकाबले ड्रॉ रहे। जबकि ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर 38 टेस्ट मैच खेले हैं, जहां 7 में उसे जीत मिली है और 17 में हार। वहीं 14 मैच ड्रॉ रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों ही टीमों का इस मैदान पर रिकॉर्ड कोई खास नहीं रहा है, लेकिन ये फाइनल की लड़ाई है और दोनों ही ओर की कोशिश इस बात की है कि एक बेहतरीन प्लेइंग 11 का चुनाव कर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का सरताज बना जाए। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया की 2 शीर्ष टीम भारत और ऑस्ट्रेलिया पहुंची हैं आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। केनिंगटन ओवल के इस मैदान पर फैसला होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में से कौन सी टीम पहली बार इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने में कामयाब रहती है। कहा जा रहा है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बल्लेबाजी का फैसला करेगी। तो देखना होगा कौन सी टीम टॉस जीतती है, क्या फैसला करती है और दबाव को दोनों में से कौन सी टीम बेहतर तरीके से हैंडल करती है और खुद को टेस्ट में बेस्ट साबित करती है। कैमरा पर्सन सुमित नौडियाल के साथ सुचित्रा, केनिंगटन ओवल, लंदन। और इस टेस्ट मैच के दौरान ओवल में मौसम किस तरह रह सकता है, इस बात को जाना लंदन में मौजूद हमारी संवाददाता सुचित्रा ने।
टेस्ट क्रिकेट में 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची हैं और 7 जून से ओवल के इस मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू होगा। एक न्यूट्रल वेन्यू चुना जाता है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। भारतीय टीम पिछली बार भी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही पास पहली बार हम कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट का विश्व चैंपियन बनने का मौका है। विश्व चैंपियनशिप फाइनल दोनों में से जो भी टीम जीतेगी पहली बार जीतेगी। और ओवल का ये जो मैदान है, ये दोनों ही टीमों की इससे काफी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम पहले बात कर लें तो डॉन ब्रैडमैन ने अपनी जो आखिरी टेस्ट पारी थी वो इसी मैदान पर खेली थी। वहीं शेन वॉर्न की जो सबसे ज्यादा फेमस बॉल, हम जिसे बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, जिस पर उन्होंने माइक गेटिंग को आउट किया था, वो भी इसी मैदान पर उन्होंने बॉल ऑफ सेंचुरी फेंकी थी। भारतीय टीम की अगर बात करें तो पिछली बार जब भारतीय टीम आई थी 2021 में यहाँ पर ओवल के मैदान पर उन्होंने 40 साल बाद एक यादगार जीत दर्ज की थी। तो दोनों ही टीमों की कुछ अच्छी यादें जुड़ी हैं इस मैदान से। देखना होगा कि कौन सी टीम इस फाइनल को जीतकर एक और सुनहरी कड़ी जोड़ लेती है अपनी उन्हीं यादों में। और यहाँ के अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम में थोड़ी ठंडक है, थोड़ा क्लाउडी भी है। 13 डिग्री इस वक्त यहाँ का तापमान है। और बारिश की अगर बात करें तो शनिवार रविवार को बारिश की यहाँ पर प्रेडिक्शन जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल जो है अगले 3-4 दिन के लिए मौसम साफ रहने वाला है। पिछली बार का जो विश्व चैंपियनशिप फाइनल हुआ था उसका भी फैसला रिजर्व डे पर जाकर आया था, क्योंकि उसके भी जो 2 दिन थे वो बारिश में धुल गए थे। टॉस यहाँ पर जो भी टीम जीतती है, साफ है कि पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि आखिरी के 2 दिन स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलती है यहाँ पर। तो ये क्लियर है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जिस तरह से कहा, जैसी भी परिस्थितियां हो, टॉस कोई भी जीते, लेकिन जो भी टीम दबाव को बेहतर तरीके से हैंडल करेगी वो ही इस फाइनल को जीतेगी। तो देखना होगा कि कौन सी टीम दबाव को बेहतर तरीके से हैंडल करती है और इस फाइनल को अपने नाम करती है। कैमरा पर्सन सुमित नौटियाल के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, केनिंगटन ओवल, लंदन। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव मौजूद हैं। गौरव, टेस्ट में बेस्ट ये सवाल तो है, लेकिन हु इज नेक्स्ट ये उससे भी बड़ा सवाल है। तो अगर दोनों ही टीमों की बात की जाए तो प्रेशर जबरदस्त होगा और कितनी जोर आजमाइश करनी होगी दोनों ही टीमों को इस खिताब को जीतने के लिए। बिल्कुल आजकल जिस तरह का भारत का परफॉर्मेंस रहा है, तो भारतीय टीम हालांकि ऑस्ट्रेलिया को एक फेवरेट के तौर पर जरूर आता जा रहा है, लेकिन भारत ने पिछले कुछ समय से जिस तरह का प्रदर्शन किया है, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया है, फिर चाहे बात घर पे हराने की बात हो, वहां पे भी बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी हुई थी वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया के पास जो खिलाड़ी हैं वो लगातार क्रिकेट ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप क्रिकेट आईपीएल खेल करके कहना चाहिए कि जो टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं भले ही आईपीएल खेल करके आ रहे हो तो एक जो मोमेंटम होता है वो बना रहता है, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उन्होंने पिछले कुछ समय से कोई भी क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि वो ओवर की इस परिस्थितियों के हिसाब से बहुत समय पहले से वो वहां पे पहुंचे हुए हैं, तो कंडीशंस के हिसाब से बेहतर तरीके से अपने आप को ढालने में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट मुकाबला है और जो कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को बेहतर तरीके से ढाल सकेगा, जो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को सही तरीके से सामने रख सकेगा, उसको जो है वो कहीं ना कहीं उस बात का जो है वो फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो बिल्कुल गौरव, तो यहाँ पर पहला जो पिछली बार जो फाइनल पहुंची थी भारत, तो हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जाहिर है कि इस बार की तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। इस समय जो हमारे बैटिंग ऑर्डर है काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। विराट कोहली की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, आईपीएल में धमाकेदार पारियां इन्होंने खेली हैं। क्या लगता है आज के इस मैच के लिए कितना तैयार नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा जो सलामी बल्लेबाज होंगे? देखिए जाहिर तो रोहित शर्मा को अगर उठा लेना ऊपर से देखें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल जो है वो एक अच्छी ओपनिंग ऑर्डर के तौर पर सामने है। उसके बाद अगर बात करें तो विराट कोहली हैं जो कि अच्छे फॉर्म में फिलहाल चल रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा ने काफी ज्यादा काउंटी खेली हुई है, इंग्लैंड के परिस्थिति के हिसाब से वो अपने आप को ढालने में कामयाब रहे, तो उनके एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। साथ में लंबे समय बाद वापसी करने वाले अजिंक्य रहाणे जो हैं, उनकी लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई है और ये वापसी इसीलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने पहले डोमेस्टिक लेवल पे और उसके बाद आईपीएल में भी शानदार प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे जो भारत की जो बल्लेबाजी दिखती है वो काफी ज्यादा संतुलित दिख रही है, काफी बैलेंस दिख रही है। लेकिन बात एक जो अटकती है वो इस बात पर
भटकती है कि शुभमन गिल की अगर बात उठाकर देखें तो इंग्लिश कंडीशंस में उनका रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसे में, और लास्ट टाइम जब शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जब साउथहैम्पटन में WTC का फाइनल खेला था तो वहां पे भी वो खास कामयाब नहीं हो पाए थे। तो इन बातों का जरूर कहीं ना कहीं एक दबाव जो होगा वो होगा। हालांकि रोहित शर्मा इस बात को पहले से ही साफ कर चुके हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल करेगा, जो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालने में कामयाब होगा, वो जाहिर तौर पर यहाँ पे उसके लिए राहें जो है वो खुलती नजर आएंगी। गौरव, अगर बॉलर्स की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर स्कॉट बॉलेंट के बारे में जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान है उन्होंने कहा कि वो बड़ा उलटफेर करने का मादा रखते हैं, कितना सहमत है आप इस बात से? देखिए, कोई भी कंडीशन हो, शायद ये सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया से जब, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले जब अपनी प्रैक्टिस की थी और जब उनके कैप्टन पैट कमिंस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो एक इंडियन मीडिया से ये सवाल आया था कि क्या ऑस्ट्रेलिया की ये टीम जो है वो भारत को हरा पाएगी। मतलब इस तरह का जो पहले सवाल होते थे शायद इंग्लिश मीडिया की ओर से आते थे या बाहर की मीडिया जो थी वो किया करती थी इंडियन प्लेयर से, लेकिन जब पहला सवाल इस तरह का दागा गया तो ये कहीं ना कहीं जो एक माइंडसेट है उसमें एक चेंज दिखाता है। तो इसको कवर अप करने के लिए जाहिर तौर पर ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। उन्होंने वो सबसे पहले WTC के फाइनल में पहुंचे और अगर स्कॉट बॉलैंड का अगर उठा के रिकॉर्ड देखें तो इंग्लिश कंडीशंस में उनका बेहतर एक रिकॉर्ड भी है सामने। लेकिन फिर बात इसी पे आती है कि आपके सामने कौन है। आपके सामने एक ऐसी टीम है जिसके प्लेयर्स जो हैं वो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं और जिन्होंने फाइनल तक का जो सफर है वो बहुत उतार चढ़ाव के साथ तय किया है, यानी कहीं एक स्मूथली नहीं पहुंचे हैं, काफी उतार चढ़ाव के साथ आए हैं। तो ये जो बातें होती हैं ये कहीं ना कहीं आपको एक कहना चाहिए कॉन्फिडेंस देती हैं और शायद ये कॉन्फिडेंस जो है वो आज से जब ओवल के मैदान पे शुरू होगा। बिल्कुल। तो गौरव, यहाँ पर मौसम पर भी सभी फैंस की निगाहें हैं, मौसम क्या कुछ खलल डाल सकता है इस मैच में? देखिए, पहले 2 दिन तो आसमान पूरा खुला हुआ है, ऐसा कोई खास बाधा नहीं दिखती, लेकिन हाँ आगे चल करके जो शनिवार और रविवार का दिन है उसमें जरूर बारिश का अनुमान है। हालांकि एक रिजर्व डे रखा गया है तो उम्मीद यही करेंगे और सब क्रिकेट फैंस यही उम्मीद करेंगे कि ये मैच जो है वो रिजर्व डे में न जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब रिजर्व डे में गया था तो टीम इंडिया को हार का सामना करना रिजर्व डे में न जाए और एक रोमांचक पारी देखने को मिले। और साथ ही साथ जिस तरह से राहुल द्रविड़ जो कि पूर्व क्रिकेटर है उन्होंने भी कहा कि कई प्रयोग किए गए हैं, ये प्रयोग कितने सफल होते हैं, कितने सकारात्मक जाते हैं, ये आज इस मैच में देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन तमाम क्रिकेट की जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए इतने बेहतरीन अंदाज में। और आइए अब जानते हैं खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में। और आगामी मराठी फिल्म बाल शिवाजी में छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाएंगे अभिनेता आकाश ठोसर। फिल्म सैराट में मुख्य भूमिका निभा चुके हैं आकाश। गदर 2 का ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार। अनिल शर्मा गदर 2 से पहले 22 साल पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए गदर एक प्रेम कथा को 4K विजुअल्स के साथ 9 जून को रिलीज कर रहे हैं। प्रभास, कृति सनन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर हो गया है रिलीज। ट्रेलर में सैफ अली खान, प्रभास और कृति सनन के लुक और फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स को दर्शक पसंद कर रहे हैं। इंसीरियर्स द रेड डोर हॉरर फ्रेंचाइजी के कलाकार लैम्बर्ट परिवार की भयानक कथा के अंतिम अध्याय 1 को 7 जुलाई 2023 को रिलीज किया जाएगा। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान बिग बॉस OTT हिंदी के दूसरे सीजन की मेजबानी करते नजर आएंगे, जिसका प्रीमियर 17 जून को होगा। नेटफ्लिक्स की रियलिटी सीरीज ब्लिंग एम्पायर से मशहूर रैना श्वे का निधन हो गया। वो 62 साल की थी। स्ट्रोक पड़ने की वजह से उनकी जान चली गई। और अब बात योग सूत्र के लिए। तो आज के योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा हमें बताएंगी भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। भ्रामरी प्राणायाम हमारे स्ट्रेस, टेंशन और हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ हृदय रोग, बालों का झड़ना और चेहरे की निस्तेजता को खत्म करने के लिए मददगार साबित होता है। क्यों जया? बिल्कुल। तो आइए आप भी देखिए इस खास पेशकश को।
नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। योग में हमें लगता है अच्छा सिर्फ आसन ही आसन है, ऐसा नहीं है। आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, गति, ध्यान, ये सब योग का अंग है। और जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम में विशेष रूप से एक ऐसा प्राणायाम जो हमारी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, चेहरा निस्तेज हो जाना, बालों का झड़ने लगना, कानों से सुनना कम हो जाना, हृदय रोग हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, इन सब समस्या के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। और ये प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। आज हम समझेंगे भ्रामरी प्राणायाम को कैसे करते हैं और कैसे इसके लाभ ले सकते हैं। भ्रामरी यथा नाम तथा गुणा, यानी भ्रमर गुंजन करना है। कभी कभी इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं बी ब्रीदिंग। बी ब्रीदिंग इसका सही ट्रांसलेशन नहीं है। मक्खी जैसी आवाज नहीं करनी, भंवरे जैसी आवाज करनी है। तो बम्बल बी जैसी आवाज करनी है, बी जैसी नहीं। इसको ध्यान से समझिए, प्रतिदिन इसका अभ्यास कीजिए। ये निरापद प्रैक्टिस है, प्रत्येक व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे, अपनी उंगलियों से अपने कानों के फ्लैप को बंद करेंगे। यहाँ एक गलती अक्सर सब क्या करते हैं कि कान के अंदर उंगली डालते हैं। अंदर नहीं डालना, हमारा जो ये कान का एक छोटा कान है, जो कान का फ्लैप है, उसको हमें ब्लॉक करना है इस तरह से। तो ये जरूर सब ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से कानों को बंद किया, नासिका से ही सांस लेना है, नासिका से ही छोड़ना है। पर सांस छोड़ते समय भंवरे जैसी, भ्रमर गुंजन, भंवरे जैसी आवाज क्रिएट करनी है और उसके इफेक्ट को अपने कपाल पर, अपने हृदय पर, अपने पूरे शरीर पर अनुभव करना है। धीरे से कानों को खोलेंगे, हाथों को वापस ले आएंगे। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं, क्योंकि पूरा जो ऊर्जा का प्रवाह है वो आपका खोपड़ी की तरफ है। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना, धीरे से आंखें खोल देना। ये भ्रामरी प्राणायाम का एक स्टेप है। आप इसको 5 बार रिपीट कर सकते हैं और धीरे धीरे 10 रिपीटिशंस तक भी लेकर के जा सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास खाली पेट करें, प्रातःकाल या सायकाल करें। अगर अनिद्रा की स्थिति है तो सोने से पहले भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। आप सब योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। और फिलहाल नया सवेरा में इतना ही और मुझे और जय को दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं योग मंत्र। फिलहाल नया सवेरा में इतना ही। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। अभ्यासाद् योग सिद्धिः योगाच्च ज्ञानोदयः ज्ञानाद्धि प्रेमोद्भवः अथा प्रेम्णः परमानंद प्राप्तिः च जायते। अभ्यास से योग की सिद्धि होती है, योग से ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान से प्रेम प्रस्फुटित होता है और प्रेम से परमानंद की प्राप्ति होती है।